So we were looking at the accounting principles. तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, होप दिस इज विजिबल टू एवरीवन, that there are 5 accounting principles that we are going to study. पहला है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल. तो एज द नेम सजेस्ट, कंसिस्टेंसी, इससे हम ये समझते हैं कि जो भी हमारी अकाउंटिंग मेथड है, जो विच वी हैव यूज्ड while preparing the financial statements, तो द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये फॉलो होगी फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, और आगे भी जो भी हमारी सूटेबल अकाउंटिंग मेथड्स होंगे. नाउ अब हम जब मेथड्स की बात करते हैं तो यू माइट बी वंडरिंग कि ये अकाउंटिंग मेथड क्या है. तो हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है फॉर फिक्स्ड एसेट्स. लेट मी एक्सप्लेन यू विद द एग्जांपल. ओके, सो हम देख रहे थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एंड द फर्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दैट वी वेर डिस्कसिंग वाज कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल्स. Let's suppose we are preparing our financial statement and recording the assets and the depreciation that we used to charge each year on the assets that are available in the company. तो हमने कहा कि हमारी जो अकाउंटिंग मेथड्स होंगे that should be consistent from period to period. तो हमारा AS10 कहता है अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स. तो हम जब अपने डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एसेट्स पे, now there are two accounting methods through which we can charge the depreciation expense in our books. First is SLM, which is a straight line method. And the second one is WDV, which is written down value method. Okay, आप देख पा रहे होंगे we were looking at the consistency principle, जिसमें मैंने ये बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो हमें बताता है कि हम अकाउंटिंग जो फिक्स एसेट्स की करेंगे, हम अपने बुक्स में जो भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा जो चार्ज करेंगे P&L में, वो दो मेथड से कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड द सेकेंड मेथड इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड. अब हमारा इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, वो भी ये कहता है कि आप जो भी अकाउंटिंग मेथड यूज करो अपने बुक्स में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए, there must be consistency. If you are charging a straight line method in the current financial year, then in the next succeeding or upcoming financial year you will charge with the same accounting method. There must be consistency when we are recording the expenses in our books. So there are numerous accounting methods जो हम अपने बुक्स में ऑफ अकाउंट को में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए फॉलो करते हैं. तो देयर मस्ट बी कंसिस्टेंसी. ओके, होप यू गॉट इट. आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं या अपने नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स में और अपने नोटबुक में, और आइदर यू कैन टेक द पिक्चर. Okay, so the second concept is full disclosure concept.
ये कहता है कि ऑल मटेरियल फैक्ट्स मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो देयर शुड बी अ फुल डिस्क्लोजर। व्हेन फुल डिस्क्लोजर कहने का मतलब है कि हम कोई भी ट्रांजैक्शंस को मिस नहीं करेंगे, सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे और सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज दैट वी आर फॉलोइंग वो हम उसको अपने नोट्स टू अकाउंट्स में, जब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं तो हमारे कुछ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स होते हैं कि हमने कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज किया है, कौन सा अकाउंटिंग मेथड यूज किया है। तो व्हाट वी डू इज हम नोट्स टू अकाउंट्स में, जो कि फुट नोट्स भी कहते हैं, हम वहाँ पे उन्हें एक्सप्लेन करते हैं, उनको डिस्क्लोज करते हैं, सो दैट इट it is the all the information should be known to our stakeholders. Got it? थर्ड है हमारा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, जिसको हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। एंड यू कैन सी एंटिसिपेट लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स। कहने का मतलब ये है कि कोई भी हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेट सपोज हमारी कोई इन्वेंट्री है जिसको हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, और कोई लॉसेज है, लेट सपोज देयर इज लॉसेज बाय फायर, लॉसेज बाय थेफ्ट, सो वी विल एंटिसिपेट नहीं करेंगे। आई मीन कहने का है जो भी हम लॉस को परसीव कर पा रहे हैं, जो हमें पता है, उन सारे लॉसेस को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जो गेन्स हैं वो एंटिसिपेट नहीं करेंगे। लेट सपोज हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी है 1 लाख की, मार्केट में उनकी डिमांड्स नहीं है और हमें मालूम है कि उन 1 लाख की इन्वेंट्री को कल होकर जब हम मार्केट में सेल करने जाएंगे तो इट विल बी ओनली 90,000, या उसकी जो वैल्यू कम हो गई है या प्राइसेस गिर गए हैं। तो जो भी हम लॉस परसीव कर पा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, उन लॉसेस को हम एडवांस में अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। बट कोई भी गेन्स, ऐसा नहीं है कि कल हमारे स्टॉक्स की डिमांड ज़्यादा है तो हम ज़्यादा में उसको रिकॉर्ड करेंगे। Whenever those transactions takes place, we will record those transactions in our books at the price that either we have paid or at the price that we have purchased. Got it? This is what our conservatism principle or prudence principle. नेक्स्ट आते हैं हम मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे कि ओनली मटेरियल और सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है दैट विल बी रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स, and this is what the materiality concept of the accounting principle states or define. कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होंगी मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जो दैट कैन इम्पैक्ट द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस, इट मस्ट बी रिकॉर्डेड in our books of accounting, and this is what this materiality concept explains. Okay, समझ पा रहे हैं आप? You can ping or type your queries in the comment box, or whenever we will take the doubt session, in case any accounting principle or any accounting concepts that is bothering you, or you are not trying, you are not able to understand, just let us know and we will doubt those queries in our doubt session. Okay, but ये जो हमारे PDF notes हैं, हमने काफ़ी इसको concise, self explanatory और short में बनाया है, so that you would be able to revisit this entire PDF in a very short span of time, even during your exams के पहले. That's why we have very crisp note and concise note. Okay, so moving it to the next concept, substance over form. Substance over form क्या होता है? Economic reality should prevail over legal form. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे इकोनॉमी में जो भी करंट रियलिटी है, करंट सिचुएशन है, ठीक है, इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन दैट बेसिस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द लीगल फॉर्म दैट वी हैव. Since this substance over form, in case if this will be coming in your questions, then you have to just remember this line that the economic reality should prevail over long term. हमें बस सिर्फ इतना याद रखना है. We won't go or dive deeper कि इसका मतलब क्या होता है, but you just remember this 5 or 6 words that economic reality should prevail over legal form. Okay, so we have covered all the 5 accounting principles. First was consistency, second was full disclosure,
Third was conservatism principle, which is prudence concept. Next was materiality concept. और जो लास्ट था हमारा substance over form, जिसमें हमने आपको ये बताया कि economic reality should prevail over the legal form. Moving into next, accounting conventions. Hope it's visible. हमारे 4 अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं. पहला है कंजर्वेटिज्म, सेकंड है कंसिस्टेंसी, थर्ड है मटेरियलिटी एंड फोर्थ इज डिस्क्लोजर. आई नो थोड़ा ये आपको इट माइट कि कितना थियरी है अकाउंटिंग में, बट ट्रस्ट मी दिस इज ऑल विच इज वेरी बेसिक ऑफ अकाउंटिंग. जब हम 11th में 12th में होते हैं तो दिस इज कवर्ड ऑल फॉर ऑल द कॉमर्स स्टूडेंट्स जो ये लेक्चर्स देख रहे हैं और EPFO की तैयारी कर रहे हैं. दे आर अवेयर ऑफ इट कि ये सारे जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं, कन्वेंशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, these are all covered during their 10+2 and basically it covers in class 11 only. तो हमें भी ये सारे प्रिंसिपल्स उस समय से याद करना पड़ता था. बट आई एश्योर यू दैट जो भी नॉन कॉमर्स यहाँ पे बैठे हुए ग्रेजुएट्स बैठे हुए हैं, they would be able to correlate when their MCQ question comes. तो आपको इनसे घबराना नहीं है. just remember the keywords and you would be able to answer the MCQ questions. और आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या सही में इनसे क्वेश्चंस आते भी हैं. तो कभी कभी वो क्वेश्चंस पूछ देता है एंड ज़्यादा वो टफ नहीं पूछता, बट अगर आपने इन नोट्स को 2-3 बार आप यू हैव गॉन थ्रू इट, तो यू वुड बी एबल टू remember easily and you would be able to eliminate while looking at the options that what will be the suitable options. So Unicorn फैक्ट्री क्लासेस ने जो भी नोट्स बनाया है, जो भी PDF बनाया है, वी हैव वर्क वेरी एक्सटेंसिवली टू डिज़ाइन दिस नोट्स आइदर फॉर पॉलिटी वेदर इट वाज फॉर GS. तो सारे हमारे जो नोट्स हैं काफ़ी कंसाइज हैं एंड एवरीबडी वुड बी एबल टू कोरिलेट and would be able to revise even in the last minute or the last hour of the exam so that they can quickly go through all these notes और इसको हम recall कर पाएँ, इन चीज़ों को correlate कर पाएँ, and when you would be able to answer the questions in the exam, our purpose will be solved then. So moving to accounting conventions, conservatism principle. Conservatism principle हमारा कहता है कि we will record the expected losses but इग्नोर द अनरियलाइज्ड गेन्स. हमारी जो भी लॉसेस होने वाली हैं, लेट्स सपोज अभी हमने आपको बताया भी था कि जो भी हमारे लॉसेस हैं, हम जो एंटिसिपेटेड गेन्स को अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट जो भी एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं, लेट्स सपोज द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री दैट वी हैव गॉट रिड्यूस्ड, तो हम अपने बुक्स में उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं and we will create provisions for all those losses. ठीक है. तो हम ये कह रहे हैं कि कोई भी unrealized gain है, जो कि when we say unrealized it means कि हमने उसको that has not gone through the transaction, उसकी कोई transaction नहीं हुई है, हम just speculate कर रहे हैं कि there will be unrealized gain for this transaction, but actually हम books में तभी transactions को record करते हैं when that transaction takes place. सो हमारा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी यही बताता है कि कोई भी एक्सपेक्टेड लॉसेस होंगे, वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दोज एक्सपेक्टेड लॉसेस, बट जब भी हमारा अनरियलाइज्ड कोई गेन होने वाला होगा, वी विल इग्नोर दैट. ये हमारा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बताता है. सेकेंड है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल. जो ये सारे मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूँ आपको. ठीक है, अभी आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में भी इसको देखा. ठीक है, और यू आर गोइंग टू सी इन द अकाउंटिंग कन्वेंशंस. सो आप ये बोलेंगे कि हमने तो अभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में भी देखा, ये कन्वेंशंस में भी हैं. तो येस, दिस इज वेरी सिमिलर, बट जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग कि अगर वो कुछ हमारे अगर कन्वेंशन से पूछते हैं तो अगेन वी आर गोइंग टू रिपीट दिस कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी एंड डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट. हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी यही हैं. अगर ऊपर में आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल देखा आपने तो इट वाज कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी एंड सब्सटेंस ओवर फॉर्म.
सो अगर आप देखेंगे इनके एक्सप्लेनेशंस तो मोर और लेस दिस इज वेरी सिमिलर। ओके, अगर आप मटेरियलिटी की बात करें तो आपने मटेरियलिटी में ये देखा कि हमें आपने ऊपर में देखा कि ओनली सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को ही हम रिकॉर्ड करेंगे। नीचे में आप देख रहे हैं कि इग्नोर इनसिग्निफिकेंट आइटम्स दैट डू नॉट अफेक्ट डिसीजन मेकिंग। तो हम ऐसे इनसिग्निफिकेंट आइटम्स जिनका हमारे डायरेक्टली बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, वी विल सिंपली इग्नोर, क्योंकि वो हमारे डिसीजन मेकिंग में इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। अभी हमने पढ़ा ऊपर में भी कि फुल डिस्क्लोजर करेंगे, ऑल मटेरियल फैक्ट मस्ट बी डिस्क्लोज। तो सिमिलरली हम यहाँ ये भी देखेंगे कि जितने भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है के लिए हैं, जो हमारे बिजनेस के लिए हैं, ऑल दोज रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो भी होते हैं, बेसिकली देयर इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी विच इज ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिंसिपल को गवर्न करते हैं एंड मोर और लेस दिस इज लीगल बैकिंग बाय कंपनीज रूल्स 2021। ओके, तो हमारा पर्पस ये है, आपने ये भी पढ़ा था यूनिफॉर्मिटी एंड कंपैरेबिलिटी, जब हम अकाउंटिंग की थियोरी का डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो आपने देखा था यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट इट मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड कंपैरेबल। नाउ यूनिफॉर्मिटी की जब हम बात करते हैं तो इट जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है दैट मस्ट बी यूनिफॉर्म इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जब भी हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है, जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उनकी रिपोर्टिंग को हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहते हैं, और हम कंपैरेबिलिटी करते हैं अक्रॉस बिजनेस। हम जो भी इंफॉर्मेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, इट मस्ट बी कंपेरेबल अक्रॉस बिजनेस। ओके, और जो भी हमारे की स्टैंडर्ड्स हैं जो EPFO में विच इज़ मोर रेलिवेंट एंड एग्जाम्स उनके ऊपर आ सकते हैं, उनके ऊपर बेस्ड हैं, तो आप वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। इफ़ यू कैन सी द स्क्रीन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है, थर्ड इज है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, फोर्थ इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसके अंदर हम डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं कि फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं, एंड द लास्ट वन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 विच इज फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अगर हम शॉर्ट में देखें, लेट मी एक्सप्लेन यू थ्रू चार्ट। These accounting standards are issued and governed by ICAI, which is Institute of इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इशू करता है और गवर्न करता है, एंड द लीगल बैकिंग इज बाय companies rules, and basically these are issued by MCA, which is Ministry of Corporate Affairs। जो हमारे रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं which will be more, there are number of accounting standards, okay, but we have covered only those accounting standards जो हमारे EPFO एग्जाम के लिए रेलिवेंट होंगे। जैसे कि अभी आपने देखा नोट्स में AS1 है, AS2 है, AS10 है, AS15 है। So these are the accounting standards which are
relevant for our EPFO exams. You can quickly note down or take the picture. सो आपने अभी देखा, मैंने जो एक्सप्लेन किया कि द पर्पस ऑफ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज बेसिकली ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी एंड इम्प्रूव्स द कंपैरेबिलिटी across the businesses, and these are the key accounting standards which will be relevant for your EPFO exams, which is these are accounting standard 1 which is disclosure of accounting policy. सेकेंड है आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, जिसमें हम इन्वेंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो जानते हैं. और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट. कोई भी हमारे पास बिजनेस में वेदर द कैश इज कमिंग फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो सारे हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होते हैं. जो मैंने आपको 3 बताया, जो कैश फ्लो हमारे बिजनेस में इनफ्लो होंगे वो हो सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से. सेकेंड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. एंड द थर्ड वन इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. Okay, you can see accounting standard third cash flow statement. So all the cash inflow from these 3 activity, basically operating activity, second है आपका financing activity and the third one is investing activity. तो ये हमारा accounting standard 3 cover करता है. Coming next is accounting standard 10 which is for property plant and equipment, जिसको हम PPE भी बोलते हैं, property plant and equipment. लास्ट है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, लेट सपोज वी आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट्स दैट द कंपनी हैज. तो जो भी हमारी उसकी पॉलिसी होगी, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, विच अकाउंटिंग मेथड वी आर यूजिंग, आइदर वी आर यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड. सो इट विल बी डिफाइंड बेसिकली अंडर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10. Coming next, accounting standard 15 which is for employee benefits. Employee benefits में जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे उनको गवर्न करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15. और इसके अंदर पूरी पॉलिसी एंड प्रोसीजर काफ़ी डिटेल में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने डिफाइन की है, जिसके अंदर हम एम्प्लॉय बेनिफिट्स जो भी होते हैं वो हम अपने व्हाइल वी आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन आवर बुक्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो वी फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 जो ICAI ने बनाया है. नाउ कमिंग नेक्स्ट टू अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन पे आते हैं विच इज एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. सो दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन दैट वी आर डिस्कसिंग कि हमारा एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल है, और इसे ही हम बोलते हैं दिस इज द फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. नाउ व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली होता क्या है, हम जब भी कोई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं तो वी रिकॉर्ड वन डेबिट एंड द अदर इज क्रेडिट. देयर इज टू, आई मीन कि एक एक्सपेंसेस को हम अगर डेबिट कर रहे हैं तो दूसरा हम उसका क्रेडिट भी करते हैं. यही हमारा होता है डेबिट एंड क्रेडिट जो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में होता है. और एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड्स होता था, तो जब रिकॉर्ड करते थे तो हमारी इधर लाइबिलिटी साइड होती थी और इधर
हम अपना एसेट्स रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में क्या होगा आपका, लाइबिलिटी में आएंगे लेट्स सपोज शेयर होल्डर्स फंड जो भी हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल है, डिवेंचर फंड्स हैं, कोई भी अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, दैट विल बी कवर्ड अंडर लाइबिलिटी साइड। एंड कैपिटल किसे बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं कि जो भी हमारे प्रोमोटर्स पैसे लेके आते हैं, शेयर होल्डर्स जो फंड लेके आते हैं इक्विटी से थ्रू इक्विटी शेयर कैपिटल, दिस विल बी रिकॉर्डेड अंडर कैपिटल। तो ये हमारा बैलेंस शीट का जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट था वो ये है। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो है, हम बोलते हैं कि हर जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं देयर इज अ डेबिट एंड देयर इज अ क्रेडिट। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट फर्दर। व्हेन वी से कि हमारा डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, फॉर एग्जांपल हम एक रिकॉर्ड कर रहे हैं कि वी आर गिविंग सैलरी ऑफ 10,000, तो हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस पर्टिकुलर सैलरी पेड ट्रांजैक्शन up in our books of accounts? Let's suppose we have paid salary of 10,000. So how we are going to record this in our books? So this is what the double entry system of accounting tells you, that हमारा एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, and this is how we are going to record any transaction in our book, and this is the journal entry for this particular transaction. Okay, hope this makes sense to everyone. समझ पा रहे हैं आप, और ये आपको बोरिंग लग रहा है? ठीक है, आगे बढ़ें। सो हमने अभी अकाउंटिंग इक्वेशन देखा जो था एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल एंड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एंड नाउ डबल एंट्री सिस्टम को हम क्या कैसे डेफिनेशन है हम इसे समझेंगे। डबल एंट्री सिस्टम जो मैंने आपको अभी बताया कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। मैंने आपको भी यही बताया जब हम सैलरी एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर रहे थे, तो हमने किया था सैलरी अकाउंट डेबिट to bank. So for every debit there is a corresponding credit. This is what your double entry system of accounting tells us. और इसका advantage क्या क्या है? Accuracy in recording. Second is enables preparation of trial balance. And third is it provides a complete financial picture. Okay, so these are the three advantages of double entry system of accounting. हमने पहला देखा था क्या कि for every debit there is a corresponding credit. And what are the advantages of double entry system of accounting? पहला, it ensures accuracy when we record the transactions in our book. And the second is it enables the preparation of trial balance. मैंने जब आपको शुरुआत में एक फ्लो चार्ट से समझाया था, तो फर्स्ट वी रिकॉर्ड, let me explain you again through an example कि how do we reach to trial balance. पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं। सेकंड, हम इनके लेजर्स बनाते हैं। ठीक है, थर्ड, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फोर्थ, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। एंड फाइनली वी प्रिपेयर्स द बैलेंस शीट। Okay, so this is the complete chain through which we record the transactions through the double entry system of accounting. Hope you have recorded this or you have noted down in your notebook, or you can take the pictures. मैं साइड हो जाता हूँ। Okay, moving ahead.
नेक्स्ट आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में। ओके, तो बेसिकली हमारे तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इज रियल अकाउंट एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। ओके, जस्ट गो थ्रू वंस, एक बार आप इसको रीड कीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन यू। Let me know once you read it. I hope everyone has read this. Okay. तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं हमारा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो इफ वी टॉक अबाउट द, पहले अगर हम रियल अकाउंट की बात करें तो जो इसका रूल है डेबिट और क्रेडिट का, फॉर ऑल दिस थ्री अकाउंट्स देयर इज अ रूल फॉर डेबिट, देयर इज अ रूल फॉर क्रेडिट। ओके, जब हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं, एंड वी हैव टू रिमेंबर दिस इज वेरी शॉर्ट एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस बाय हार्ट। रूल फॉर डेबिट है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, दिस इज फॉर योर पर्सनल अकाउंट। For real account, debit what comes in, credit what goes out. This is for your real account. And the third is nominal account. So when we come to nominal account, it says debit all expenses and losses and credit all income and gains. रियल अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारा आता है कैश है, बिल्डिंग है, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, लेट सपोज हमने बिल्डिंग परचेज किया। अगर हम बात करें रियल अकाउंट की, लेट सपोज वी बाय द बिल्डिंग which worth 10 CR. So how we are going to record and apply these rules? I will explain this real account with the example, and for the rest you can understand by reading these rules. Okay. Now coming to real account, so I am just taking an example of building that we have purchased worth rupees 10 crore. So how do we are going to record this specific transaction in our books of account? कैसे हम इसे रिकॉर्ड करेंगे? So this is building account debit to bank 10. So debit what comes in, हमारे पास क्या आया? जब हमने बिल्डिंग बाय किया तो हमारे पास आया बिल्डिंग विच वर्थ 10 करोड़, और हमारे पास से गया क्या? हमने बैंक से उन्हें 10 करोड़ की पेमेंट की। सो व्हाट डेबिट व्हाट कम्स इन, सो बिल्डिंग इज कमिंग इन आवर बुक्स, कमिंग टू आवर बिजनेस। सो व्हाट वी डिड, we made a debit transaction of 10 CR for building in our books of accounting and paid 10 CR through bank. So debit what comes in, so building is coming, so we have paid 10 CR, and what is going out, we are paying a 10 CR amount through our bank. So we are debiting building account and crediting bank account. Make sense? Just read and let me know if you have any questions. पर्सनल अकाउंट्स जो है हमारे, जिसमें रूल्स है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो बेसिकली इसमें इट रिलेट्स टू इंडिविजुअल हैं, कंपनीज हैं, एंटिटीज हैं, और जो भी इनके एग्जाम्पल हैं, कस्टमर, सप्लायर, बैंक के, कैपिटल अकाउंट्स के, ड्राइंग अकाउंट्स के, वो हमारे पर्सनल अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द नॉमिनल अकाउंट, तो व्हाट योर रूल सेज, it says debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. Clear? Just go through it once. Is it clear to everyone? Just read once.
Now I am giving you one example of personal account. Okay, let's suppose we are making a purchase of 10,000. We are making a purchase of rupees 10,000 for our business. Okay, so how we are going to record this particular transactions, and how we are going to apply the rule for debit and credit for this particular transaction through personal account. So I will show you. So purchase account debit, I hope मेरी writing सबको समझ में आ रही होगी. If it's not, just let me know. Okay, purchase account debit to, नाउ जब हमने 10,000 रुपए का सामान लेके आया, तो जब हमने इसकी पेमेंट की, परचेज अकाउंट को डेबिट किया, तो आइदर वी हैव पेड अप फ्रंट ऑफ 10,000 एंड वी कैन से टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, एंड वी आर फॉलोइंग द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हियर. और इन केस वी आर बाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट, बाकी सामान लेके आ रहे हैं, उधार सामान लेके आ रहे हैं फ्रॉम मिस्टर ए. ओके, so either here 10,000 you can write, and there are two credit items. We have to choose either one. Either we are paying it upfront and recording 10K, or either we are buying this particular goods on credit, and we can say that from Mr. A that to Mr. A credit. So what the rule says, debit the receiver. तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया हमने, ठीक है, और क्रेडिट किया मिस्टर ए को. वी डू नॉट हैव टू गो इन डीप इन चीज़ों को समझने के लिए, मैं बस आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. वी जस्ट हैव टू रिमेंबर द रूल्स जो कि आपके एग्जाम्स में आएंगे. दिस जर्नल एंट्री इज नॉट गोइंग टू कम इन द एग्जाम और द पेपर, ओके, बट वी हैव टू रिमेंबर द रूल्स. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू so that you can have a flavor of the rules which are dictating through making to make this transaction happen. Okay, hope you have noted down. Now अब हमारा जो एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स है उस पर हमें ये फोकस करना है कि AS1 क्या है, जो आपको डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बताता है, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है, और डबल एंट्री प्रिंसिपल है जिसमें ट्रायल बैलेंस, एरर्स, एडजस्टमेंट जो डबल एंट्री प्रिंसिपल के बेसिस पे बनते हैं. इफ देयर इज एनी मिस क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू, so these topics are going to cover next, but these are exam relevant points that can come, which we are going to cover in the MCQ as well, multiple choice question. और जो भी हमारी यूनिकॉर्न फैक्ट्री क्लासेस की एप्लीकेशन डिज़ाइन हुई है, we have first we have video lectures, then we have PDF notes which we will explain in the classes, and once you complete these PDF notes and video lectures, then you can attempt those MCQ questions based on the classes that we are giving. And you हमने उन apps में उस टॉपिक्स पे जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, वी हैव कवर्ड दोज क्वेश्चंस so that वो आपसे नहीं छूटे. And if you have gone through PDF notes, if you have gone through the regular classes, then that will be self satisfactory कि आप उसमें सारे MCQ questions cover कर लेंगे. In case आप there is some doubt, तो वो जो MCQ questions हैं जब आप उनको अटेम्प्ट करते हैं तो वहां भी वो एक्सप्लेन करेंगे कि इफ दिस पर्टिकुलर आंसर ए इज करेक्ट, तो व्हाई इट इज करेक्ट. देयर विल बी अ लिटिल डिस्क्रिप्शन और लिटिल नोट्स टू इट which will enhance or boost your confidence कि इसको why we have selected this particular options. Okay, तो हमारा की रूल है अकाउंटिंग थियोरी में that which ensures कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी हम बनाते हैं, it must be reliable, comparable and compliant with recognized principles and accounting standards, जो अभी आज के क्लास में हमने देखा और समझा भी. Just go through these notes, PDF notes. We will provide these notes in the comment section as well, so that you can go through all these accounting concepts, principles, conventions जो भी आज हमने पढ़ाया,
एंड होप यू आर गोइंग टू लाइक दिस एंटायर अकाउंटेंसी थ्योरी जो हमारा आज फर्स्ट लेक्चर था. Next we will be having MCQ based on this class notes, और उसके बाद हम उसमें अटेंड चेक करेंगे कि हाउ मच वी आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस. आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको जो पहला लेक्चर है यू हैव मस्ट हैव एंजॉयड दिस सेशन. गो थ्रू दिस नोट्स एंड आई हैव very much trust on you. You would be able to answer those questions. और अगर नहीं आता है तो हम सीखेंगे, पढ़ेंगे और एग्जाम्स क्रैक करेंगे. सो डू वॉच दिस यूनिकॉर्न फैक्ट्री क्लासेस लेक्चर्स, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फेलो कलीग्स, फ्रेंड्स जिनके लिए यूजफुल होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू.